एक बार स्क्रॉल करके जाना नीचे, है ना? स्क्रॉल। नमस्ते जी आप सभी को, और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार जो साथी आ चुके हैं वो बताएं भाई कि हम लोग आ चुके हैं, तो आपका नाम लिया जाए। अभी तो यहाँ पर सब कुछ इनविजिबल है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो प्लीज़ एक बार सब लोग आएंगे क्लास में, फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं ना, ज़बरदस्त तरीके से। जी। कपिल कुमार, ठीक है, नमस्ते जी, सुप्रभात, खुश रहो। मोहम्मद इब्राहिम है, वेरी गुड मॉर्निंग इब्राहिम जी। दीपक गंगवार हैं, जय महाकाल। मोहन सिंह जी हैं, कमलदीप सिंह हैं, वेरी गुड मॉर्निंग कमलदीप जी। और ब्रजेश यादव जी हैं, चित्रांगदा पाल हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। कुलदीप कुमार हैं, कौशलेंद्र जी हैं, राजेश कुमार जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। जी। ठीक है सर, मैंने लेखपाल भाई से पूछा था कि ग्रामीण परिवेश कहाँ से पढ़े, मतलब वो ऑलरेडी लेखपाल हैं, तो उन्होंने आपका नाम लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अच्छा लगता है जब ऐसे कोई हमारा नाम लेता है। ठीक है, सेलेक्टेड स्टूडेंट लेते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया है। जैसा कि कल मैंने आपको एक बात बताई थी क्लास में कि अभी ये जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी चल रहा है, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक ट्रेलर है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये और कठिन होता चला जाएगा, और इसमें बहुत सारी चीजें डिटेल शामिल हो जाएंगी। ठीक है, एक आपका प्रश्न है कि सर सिलेबस, एक बात बताइए। ठीक है, आप, ठीक है, प्रीलिम्स पास करके आए हैं, मतलब पैट एक तरह का प्रीलिम्स ही है आपका, पीईटी। ठीक है ना? तो आप उसे पास करके आए हैं और आप लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस आपने भी तो देखा होगा। बोलिए। ठीक है, आपने भी तो सिलेबस देखा होगा। मुझे तो आपका सिलेबस मुंह जबानी याद है, ग्रामीण परिवेश का भी, और आपका इसका एनवायरमेंट इकोलॉजी का भी, और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी। आप भी तो अपने आप से थोड़ी सी कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप अपने आप से कोशिश नहीं कर रहे तो मैं आपको सिलेबस दिखा दूंगा, लेकिन आज नहीं दिखाऊंगा। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, इस रविवार, ठीक है ना, दिस संडे, इस रविवार मैं आपकी क्लास लेकर आने वाला हूं। ठीक है, इस संडे कितनी तारीख रहेगी मुझे एक बार बताएंगे, क्या तारीख रहेगी इस संडे? तो मैं भी कैलेंडर में देख लेता हूं, और मैं आपकी उस क्लास को आज ही स्केड्यूल करवा दूंगा। यूट्यूब पर वो क्लास होगी, उस क्लास को एक बार सभी लोग देखना, है ना? तो मैं भी कैलेंडर में देख लेता हूँ कि संडे, ठीक है, 18 तारीख है। ठीक है, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन हमारे पिछले कुछ दिनों से कोई छुट्टी है ही नहीं। चलिए, तो 18 तारीख है ना? 18 जनवरी, 18 जनवरी। ठीक है, ये क्लास जो होगी, ये क्लास आपकी सुबह 11 बजे से होगी, मतलब इसी समय से होगी, सुबह 11 बजे से ये क्लास होगी, 11 AM से। ठीक है, ये आपके यूट्यूब चैनल पर होगी, ये ध्यान रखना, जो आपका मेन यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर ही क्लास होगी। ये क्लास सभी के लिए कंपलसरी है। मैं आपको बताता हूं क्यों ये क्लास कंपलसरी है। क्योंकि इस क्लास में हम दो से तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक, इस क्लास में हम इकोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, इकोलॉजी को पढ़ेंगे हम इस क्लास में कंप्लीट, इकोलॉजी। और उसके बाद, इकोलॉजी के बाद उसके PYQs, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इस क्लास में हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे इस क्लास में हम, इकोसिस्टम, और प्लस उसके पूरे MCQs। ठीक है, MCQs। तो PYQ, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरा, ठीक है, आप लोग इतने नादान हो, इतने छोटे हो। मैंने बताया कि ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं इकोलॉजी में, ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन 1% भी चांसेस है, ठीक है ना, कि ये पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अगर है 1% भी चांसेस, तो मैं पढ़ाऊंगा वो, भाई बड़ा स्वाभाविक है।
एज अ टीचर मुझे वो अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो आपको मुझे, ठीक है, ऐसी स्थिति में अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई हमारा टीचर, ठीक है, जैसे एलटी ग्रेड मैंने पढ़ाया, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह सब कुछ मैंने पढ़ाया, तो जो उनके सिलेबस में ना नहीं था, ठीक है, वो भी चीजें मैंने वहां पर डिस्कस कराई उन लोगों को। अब उन लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि वाह सर, है ना। और यहाँ पर आप लोग बोल रहे हो, तो भाई यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, लेकिन वो इकोलॉजी के अंतर्गत वो सारी चीजें आ जाती हैं, इस बात को आप समझें, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहना, ठीक है। थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज, ये क्लास आपकी रहेगी, यूट्यूब पर रहेगी, और ये एक मैराथन क्लास होगी, ठीक है। इस क्लास में आपको, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ मैं आपको रिटर्न, ठीक है, लिख लिख कर आपको दूं, जिससे कि वो पीडीएफ आपको मिले, और वो पीडीएफ जब आपको मिले तो आपको कहीं से नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता ना पड़े। ये बात समझ में आ रही है। और हाँ, ये जो बुक है लेखपाल के लिए सर, उसका पीडीएफ, ठीक है, इसका डिमांड है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये मेरे इकोसिस्टम से बाहर की चीज है। आप गलत व्यक्ति से बात कर रहे हैं, इसके लिए आप मैनेजमेंट से बात करिए, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आप बिल्कुल भी भूल मत जाना। जो भी आपकी डायरी है, उस डायरी में आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आपकी, तो ये आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इसके नोट बना लीजिएगा इस बात के, ठीक है। हैबिटेट, टेरिटरी, ठीक है, इन सब में क्या डिफरेंसेस है, ये सब हम पढ़ चुके थे। इको टाइप, बायो टाइप्स वगैरह, इकोटोन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया था। मैंने नीके, ठीक है, ये भी बता दिया था कि नीके क्या होता है, ठीक है। एक बार हम फिर से नीके पर चलते हैं, ठीक है। नीके को बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है नीके, कि सर क्या होता है नीके। मतलब वो एक छोटे से छोटा स्थान है नीके, जहां पर किसी भी जीव के जीवन जीने की जितनी भी आवश्यक परिस्थितियां हैं, वो सभी उपलब्ध रहती हैं। जैसे एक छोटी सी बात, ठीक है, मेरे इस कमरे में, ठीक है, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से मेरे इस कमरे में मुझे ऑक्सीजन भी मिले, ठीक है, फॉर, ठीक है, श्वसन। बात समझ में आ रही है। तो रेस्पिरेशन के लिए मेरी जितनी भी श्वसन की क्रियाएं होती हैं, उसके लिए मुझे ऑक्सीजन भी मिल जाए, ठीक है, मुझे फूड भी मिल जाए नेचुरली, और मुझे यहां पर मेरा आवास भी मिल जाए, मुझे यहां पर आवास भी मिल जाए नेचुरली, मुझे प्राकृतिक रूप से सारी चीजें मिल जाए, तो ये निके है, ठीक है। तो भाई निके और हैबिटेट में क्या अंतर होता है, यही बात मैंने आपको बताया था कि भाई निके जो होता है, निके इज नेचुरल, ठीक है। इसको हिंदी और अंग्रेजी में निके ही कहते हैं, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे। इसको हिंदी में और अंग्रेजी में निके ही कहते हैं, कि निके जो होता है, निके इज नेचुरल। क्लियर है। निके इज नेचुरल कैसा स्थान है, ठीक है, वह छोटे से छोटा स्थान है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्लेस, स्मॉलेस्ट प्लेस मतलब एक छोटे से छोटा स्थान है। इसकी एक इकाई है कि वो छोटे से छोटा स्थान होना चाहिए, है ना जी, छोटे से छोटा स्थान होना चाहिए। छोटे से छोटा स्थान है जहां पर मेरे प्यारे बच्चे एक जीव के जीवन जीने की सभी आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध हो, जहां एक जीव के जीवन जीने की सभी आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध हो। सभी आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध हो, तो एक जीव के जीवन जीने की सभी आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निके कहेंगे। क्लियर है। अब सभी आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध हो, तो निके में क्या क्या होना चाहिए सर, निके में क्या होना चाहिए, हैबिटेट, ठीक है, उसके लिए आवास भी हो, ठीक है, उसे आवास भी मिले, ठीक है ना। उसे रेस्पिरेशन के लिए, एक जीव के रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन भी मिले, जिससे कि वह श्वसन कर सके। क्लियर है ना, ये बात आप समझना। उसे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो रेस्पिरेशन भी कर सके। हैबिटेट मिले, आवास मिले, रेस्पिरेशन के लिए चीजें मिले, उसे फूड भी मिले,
लेकिन इन सब के अलावा ठीक है, बायोलॉजी में एक और बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है मेरे प्यारे बच्चे, और वो होती है अपने जीवन साथी को, ठीक है, या अपने वंश को आगे चलाने के लिए, ठीक है, उसे क्या मिले? अपना जीवन साथी मिले, उसे अपना मैटिंग पार्टनर मिले, उसे अपना मैटिंग पार्टनर मिले, जीवन साथी मिले। ठीक है ना, क्योंकि ये देखो शारीरिक आवश्यकताएं हैं मेरे प्यारे बच्चे। हर एक जीव की आवश्यकता है कि उसको मैटिंग पार्टनर मिले। बात समझ में आ रही है? तभी यहां पर आपके यहां समाज में एक शादी नाम की व्यवस्था है। शादी एक ऐसी संस्था होती है, क्योंकि बच्चे ठीक है, मैं यूपी पीसीएस मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए एथिक्स भी पढ़ाता हूं, तो मैं बताता हूं कि शादी एक ऐसा समझौता है जहां पर सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है कि हाँ ठीक है, अब आप मैटिंग कर सकते हैं और अपनी संतति को आगे बढ़ा सकते हैं। और संतति को आगे क्यों बढ़ाना है? कि आपको अपनी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखना है। आप सोच के देखिए कि अगर आपके बाद आपके बच्चा नहीं होगा तो आपकी संपत्ति कहां जाएगी? राज्य ले लेगा अगर आपकी संपत्ति का कोई वारिस नहीं है। तो आप इसलिए बच्चे पैदा करते हैं कि आपकी संपत्ति जो आपने अपने पूरे जीवन भर में जोड़ी है, ठीक है, उसका एक वैध उत्तराधिकारी मिल सके। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके लिए। तो ऐसे बहुत सारी रीजन है, तो ये निके है। अब दूसरा कोई पूछ ले कि सर हैबिटेट क्या है, दूसरा कोई पूछ ले कि भाई हैबिटेट क्या है, हैबिटेट। तो आपने देखा हैबिटेट आवास जो होता है वह नेचुरल नहीं होता। देखिए आवास कोई भी अपना बना सकता है, ठीक है ना। आवास आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, या फिर उस जीवधारी के द्वारा बनाया गया है आवास। तो आवास क्या है? आवास कृत्रिम होता है, आवास आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल होता है जो आवास होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को कि आवास क्या है? आवास आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बनाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, इसको बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है। और आवास में आवश्यक नहीं कि सभी आवश्यक परिस्थितियां प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हों। सभी आवश्यक परिस्थितियां, सभी आवश्यक परिस्थितियां जीवन जीने की, जितनी भी आवश्यक परिस्थितियां हैं, सभी आवश्यक परिस्थितियां प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हों। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हों, ये आवश्यक नहीं होता कि जीवन जीने की। ठीक है, क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आ गई? ओके भाई विकास, तुम्हें कहां से दिख रहा है कमेंट जो तुम पूछ रहे हो? ज्योति कहां से हो? तुम्हें ज्योति का कमेंट, एप्लीकेशन पे तो कमेंट दिखते भी नहीं है भाई। चलिए ओके, ठीक है, आइए अब हम कम्युनिटी पर चलते हैं। कम्युनिटी, ठीक है, हम पहले समझ चुके हैं कम्युनिटी को। बस यहां पर क्या है कि एक प्रश्न कम्युनिटी से पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, उस प्रश्न के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। शायद वो प्रीवियस ईयर का प्रश्न आपका आएगा भी। आज एमसीक्यू में कराऊंगा आपको, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस नंबर 1 है। हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद आपका पीवाईक्यूज होगा और प्लस कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जैसे एक टॉपिक खत्म होगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, ये आगे भी आएंगे, लेकिन आगे इनका कठिन वर्जन आएगा। ठीक है ना। ये अपनी पढ़ाने के शैली में मैंने इतना परिवर्तन किया है कि जब से मैं वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस को पढ़ाने लग गया हूं, ठीक है, इतना परिवर्तन मैंने किया है कि शुरुआत में मैं सरल चीजें लेकर आ रहा हूं। देखिए यहां पर भी मैं सरल चीजें हैं, आपको बेशक वो कठिन लगी शुरुआत में, लेकिन ये बहुत सरल है। आगे जब आप बायोम पढ़ेंगे, वाइस्फीयर पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कठिन होता चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, आज कमेंट सभी को दिख रहे हैं? अरे वाह, ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया। सभी के कमेंट दिख रहे हैं, अरे वाह। फिर तो इसी बात पे एक बार थम्स अप कर दो आप सभी लोग कि सभी के कमेंट आपको दिख रहे हैं, आज ओपन है, तो थम्स अप होना चाहिए। और दूसरा, कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब होता है विभिन्न प्रजातियां। बात समझ में आ रही है? जैसे लाइक कोई स्पीसीज ए है, कोई बी है, कोई सी है, जो किसी एक निश्चित स्थान विशेष पर निवास करती हैं, है ना। और फिर वो वहां पर पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया कर रही होती हैं। बहुत सारी प्रजातियां हैं जी। ओके, थैंक यू।
सर क्यों डरा रहे हो? अरे यार मैं हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब पढ़ाऊंगा मैं तो वो बहुत सिंपल आपको लगने लग जाएगा, ठीक है, क्लियर है? तो अब आप यहाँ पर देखो कि कम्युनिटी क्या है, प्रजाति क्या, सॉरी, समुदाय क्या होता है? तो समुदाय होता है कि बहुत सारी प्रजातियां हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रजातियां किसी एक निश्चित स्थान विशेष में निवास करती हैं और वहां पर वे लगातार पर्यावरण के साथ, ठीक है ना, अंतर क्रिया कर रही हैं, ठीक है, इंटरैक्शंस कर रही हैं। तो अब यहां पर देखेंगे समुदाय होता क्या है, तो विभिन्न प्रजाति हैं, विभिन्न प्रजातियां हैं, विभिन्न प्रजातियां। जैसे मैं आपको बताऊं, प्रजाति ए, प्रजाति बी, प्रजाति सी, ऐसे विभिन्न प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं, विभिन्न प्रजातियां हैं। अब ये विभिन्न प्रजातियां बच्चे किसी भी स्थान विशेष में निवास करती हैं, किसी भी स्थान विशेष में निवास करती हैं, निवास करती हैं। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर वो क्या करेंगी, जब वो किसी भी स्थान विशेष में रहेंगी तो वहां पर वे लगातार बच्चे अपने पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करेंगे। वह प्रजातियां, प्रजातियां पर्यावरण को और पर्यावरण प्रजातियों को लगातार बेटा बदलेंगे। देखिए एक दूसरे को हमेशा वो प्रभावित करते हैं, होता है आपका जीवन साथी आपको और आप अपने जीवन साथी को प्रभावित करते हो। आपका जीवन साथी निकम्मा या फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और वो निकम्मा व्यक्ति है, ठीक है, हर बात पे जो है टेंशन क्रिएट करता है कि देखो आज ना मुझको वो लड़का घूर रहा था, देखो आज ना जब मैं जा रही थी तो उसने मुझसे ऐसे बोल दिया, ठीक है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, हमेशा आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। और जब आपका जीवन साथी या आपका पार्टनर बोलता है कि यार कोई बात नहीं तुम पढ़ो चिल होके, ठीक है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, जब आपको भरोसा होता है, फेथ होता है, ठीक है, तो फिर आप आराम से पढ़ते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक दूसरे को भी ये जो विभिन्न प्रजातियों की समष्टि है, ये विभिन्न प्रजातियों की जो जनसंख्या है, ये भी आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है, ये प्रभावित करती है आपस में एक दूसरे को बच्चे, ठीक है, फूड चेन में, फूड वेब में। तो ये विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है, प्लस ये पर्यावरण को भी प्रभावित करती है, पर्यावरण इनको प्रभावित करता है। तो इनसे मिलकर जो बनी हुई संरचना होती है, इन्हीं से मिलकर बनी हुई संरचना को हम समुदाय कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। हम पहले पूर्व में पढ़ चुके हैं, मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको। पता नहीं क्यों मैं सेटिस्फाई नहीं होता समझाने से, क्योंकि आप लोग एकदम दिल खोल के नहीं लिखते कि हाँ सर सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, ये दिक्कत है, ठीक है। तो विभिन्न जाति के जीवों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में निवास करता है, विभिन्न जाति के जीवों का एक निश्चित समूह, ठीक है। अब इसे इंग्लिश में, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। हाँ, हाँ भाई चाय मंगवा दो, लेकिन गर्म पानी बेटा पिला देना। चलो, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, विभिन्न प्रजाति के जीवों का एक समूह जो किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में निवास करता है, जो किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में निवास करता है। आप उसे क्या कहते हैं? आप उसे समुदाय कहते हैं, आप उसे कम्युनिटी कहते हैं, आप उसे समुदाय कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बताऊं, कुत्ता, बिल्ली, हिरन, ठीक है, ये विभिन्न विभिन्न प्रजाति के, ठीक है, जीवों का एक समूह है। अब जिस निश्चित क्षेत्र विशेष में निवास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। लक्ष्य दुबे कह रहे हैं प्राकृतिक रूप में तो निके होता है, फिर आपने हैबिटेट क्यों लिखवाया है? लक्ष्य मैंने हैबिटेट कहाँ लिखवाया है? तुम्हारे सपनों में आके मैंने हैबिटेट लिखवाया था कि प्राकृतिक होता है? या कल रात को मैं तुम्हारे सपने में आया और बोला मैंने ऐसा? जी, ठीक है। और बार बार आप कमेंट कर रहे हो, यहां पर ध्यान दो, क्लियर है? तो ये मैंने आपको समुदाय बता दिया। अब ठीक है ना, समुदाय की अवस्थाएं, ठीक है, फेजेस ऑफ कम्युनिटी, फेजेस ऑफ कम्युनिटी। समुदाय की अवस्थाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। समुदायों की अवस्था के बारे में जब हम बात करते हैं तो समुदायों की तीन अवस्थाएं हैं, आप देखिए। समुदाय की सबसे पहली अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं पायनीर कम्युनिटी, पायनीर कम्युनिटी, सबसे पहली अवस्था समुदाय की।
ठीक है, पायनियर कम्युनिटी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी क्षेत्र विशेष में सबसे पहले स्थापित होने वाला समुदाय पायनियर कम्युनिटी होता है। और उस क्षेत्र विशेष में जो सबसे अंत में बनने वाला समुदाय, एक्चुअली जो स्थायी समुदाय होता है, जो स्थायी समुदाय होता है उसको कहते हैं क्लाइमैक्स। कहते हैं ना बेटा, आपने सुना होगा कि ये तो अभी ट्रेलर था, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्लाइमैक्स का मतलब है कि जो लास्ट मोमेंट है वो अभी बाकी है। तो क्लाइमैक्स का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र विशेष का, किसी भी समुदाय की अंतिम अवस्था। और इनके बीच में जो परिवर्तन, जब एक पुरोगामी समुदाय एक चरम अवस्था में बदलता है, जब एक पुरोगामी समुदाय एक चरम अवस्था में बनता है, तो इनके बीच की जो स्थिति होती है इसको हम लोग शेरे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग शेरे कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ, यस, ठीक है, ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं। बस चूंकि यहां पर है ये, तो ये मैंने बता दिया कि पुरोगामी समुदाय है। जो पायनियर कम्युनिटी होगा, पुरोगामी समुदाय, इसमें नई वनस्पतियां उगेंगी। ठीक है, नए पेड़ पौधे, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव। ठीक है, और फिर वो चरम समुदाय तक पहुंचेंगे। जब तक वे चरम समुदाय तक नहीं पहुंचेंगे तब तक उनमें समय के साथ विभिन्न परिवर्तन होगा। ठीक है, अब जब समय के साथ परिवर्तन होगा तो पुरानी कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, कुछ नई प्रजातियां आएंगी, है ना बच्चे? प्रजातियों की संख्या बढ़ेगी, घटेगी, उनमें नए नए लक्षणों का विकास होगा, उनमें नए नए लक्षणों का विकास होगा। इसी क्रमिक परिवर्तन को हम लोग शेरे कहते हैं, क्रमिक अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई भी पूछे, अब आप पूछ लेंगे। लेकिन मैं यहां पर इसे क्यों पढ़ा रहा हूं समुदाय को? क्योंकि मुझे दो चीजें पढ़ानी है। एक स्त्रीकरण पढ़ाना है, ठीक है, वनों में, और दूसरा स्त्रीकरण मुझे पढ़ाना है झीलों में। ठीक है ना, स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स। यहां से प्रश्न पूछा गया है, एक स्ट्रेटिफिकेशन, यहां से एक प्रश्न पूछा गया है यूपी पीसीएस में। स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स और स्ट्रेटिफिकेशंस इन फॉरेस्ट। ठीक है, वनों में और झीलों में स्त्रीकरण। चलो, ये क्या होता है? तो सबसे पहले वनों में स्ट्रेटिफिकेशंस देखते हैं, हम वनों में स्त्रीकरण देखते हैं। आपने देखा होगा, ठीक, जब आप किसी भी वन को देखते हो, जैसे लाइक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वनों को आप देखेंगे। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय वन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होगा कि जो ग्राउंड होगा, जो सरफेस होगा, सरफेस पे ग्रास होगी। सरफेस पे क्या होगी? ग्रास होगी, ग्रास होगी सरफेस पर, घास होगी। ठीक है, घासों के बाद जो है छोटे छोटे छुप होंगे, छुप। ठीक है, छोटे छोटे छुप होंगे। छुट छुप का मतलब होता है कि ऐसे पौधे, ठीक है, ऐसे पौधे जो, ठीक है, मुश्किल से मुश्किल आप मान सकते हैं 1-1.5 मीटर तक ही इनकी ऊंचाई होती है। ठीक है, 1-1.5 मीटर, बात समझ में आ रही है? ऐसे 1 मीटर, 1 मीटर भी बहुत मैंने बोल दिया, आधा मीटर, 1 मीटर। तो छोटे छुप होंगे, उसके बाद फिर छोटे छुपों के बाद फिर बड़े छुप होंगे। ठीक है, छोटे छुप होने के बाद बड़े छुप होंगे, बड़े छुप होंगे। ठीक है, ये बेसिकली छोटे 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 वृक्ष होते हैं। थैंक यू भाई। ये छोटे 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 वृक्ष होते हैं, ये बड़े छुप होंगे। बड़े छुप होने के बाद फिर आपको वृक्ष मिलेंगे, वृक्ष मिलेंगे, और उसके बाद फिर आपको बड़े वृक्ष मिलेंगे, बड़े वृक्ष मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? और ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, ये जो आपके, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो वन है, ये उष्णकटिबंधीय वन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है सर? ट्रॉपिकल रीजन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य का क्षेत्र। जब आप पूरी पृथ्वी को ड्रॉ करेंगे तो पूरी पृथ्वी पर तीन, ठीक है, मेन इमेजिनरी लाइंस है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर। हम सब जानते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा को हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं। तो सर ये इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये वाली 0 डिग्री। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। और ये मकर रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। इस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो ये जो कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जो कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं, उन वनों में स्त्रीकरण बहुत होता है, स्ट्रेटिफिकेशन बहुत होता है, मतलब वो बहुमंजिला वन होते हैं। मल्टी जी जी, वो लोग क्या होते हैं जी, पंकज चौहान जी, वो लोग वो क्या होते हैं बेटा, बहुमंजिला वन होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स के वनों को बहुमंजिला वन कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है, बहुमंजिला वन। अब ये आपने बहुमंजिला वन जो है, ये कभी भी नहीं पढ़ा था आपने, ठीक है। आपने समुदाय तो पढ़ा था, लेकिन आपने बहुमंजिला वन नहीं पढ़ा। क्लियर है? तो ये बात समझ में आई कि बहुमंजिला वन कहां पर पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय। दूसरा प्रश्न आता है कि सबसे अधिक स्थायी समुदाय वनों में कहां पर बनता है, उष्णकटिबंधीय वनों में। सबसे अधिक स्थायी समुदाय किस प्रकार के वनों में, उष्णकटिबंधीय वनों में सबसे अधिक स्थायी समुदाय बनता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार के वनों में, देखिए, सर्वाधिक सघनता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वनों में सर्वाधिक सघनता पाई जाती है। ये सारी बातें मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। वनों की दृष्टि से अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉरेस्ट, वनों की दृष्टि से, तो सर्वाधिक सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, स्थायी। और ये जो मैं इतना धीरे पढ़ा रहा हूं ना, इसका रीजन भी आप ही लोग हो, आप ही लोग हो, ठीक है। बुरा मान जाओगे आप लोग, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अगर थोड़ी सी बात बताऊं, देखिए, अगर आप थोड़ी सी इंटेलिजेंसी का यूज करते, तो ये बात मैं आपको तभी बता सकता था जब मैंने समुदाय पढ़ाया था, ये तभी समझा सकता था मैं इसे। थोड़ी सी इंटेलिजेंसी का आप यूज करते। जी क्लियर है ना, ये बात समझिए। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, कौन सा है वनों में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय। दूसरा, सर्वाधिक जैविक विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाएगी, जैविक विविधता। जैविक विविधता को आप लोग बोलेंगे बायोटिक डायवर्सिटी, डायवर्सिटी, बायोटिक डायवर्सिटी, मतलब जिसमें सबसे अधिक वृक्ष पाए जाएंगे। दूसरा, सर्वाधिक स्त्रीकरण किस प्रकार के वनों में पाया जाएगा, सर्वाधिक स्त्रीकरण किस प्रकार के वनों में पाया जाएगा, ठीक है। स्त्रीकरण मींस स्ट्रेटिफिकेशंस, स्ट्रेटिफिकेशंस, ठीक है। सर्वाधिक जैविक, सर्वाधिक जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल, जैविक विभव, जैविक विभव किस प्रकार के वनों में पाया जाएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल। अगला प्रश्न है, ठीक है, कि सबसे अधिक उत्पादकता किस प्रकार के वनों की होगी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उत्पादकता किस प्रकार की वनों की होगी। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन। सभी का जवाब क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विल बी राइट आंसर। तो जितने भी सवाल आपसे पूछे गए, आप समझ जाएंगे, जितने भी सवाल आपसे पूछे गए, ठीक है, आप इनके उत्तर को, ठीक है, कर लेंगे आराम से, अच्छे से, कि जितने भी सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र वनों में, सर्वाधिक जैव विविधता, सबसे ज्यादा स्ट्रेटिफिकेशन, सर्वाधिक बायोटिक पोटेंशियल, सर्वाधिक उत्पादकता किसकी होगी, उष्णकटिबंधीय वनों की।
सर एनवायरमेंट की यूपी पीसीएस की घटना चक्र में आपके सारे आपके क्वेश्चंस मिलते हैं जो आप पढ़ाते हैं। चलिए थैंक यू। ठीक है, क्लियर है, ये बात आई समझ में? आइए अब एक यहाँ पर टर्म आ रहा है कि सर जैविक विभव को एक्सप्लेन कर दीजिए, आगे करेंगे बिल्कुल जी। ठीक है, बहुमंजिला, ठीक है, मल्टी स्टोरी फॉरेस्ट कहेंगे। बेटा दोनों चीजें हैं, ठीक है, विभव भी है और विविधता भी है, दोनों ही चीजें हैं। वो भैया गलत नहीं है, आप गलत हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें हैं, पोटेंशियल भी है और डायवर्सिटी भी है, दोनों ही टर्म है। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे झीलों में स्त्रीकरण। ठीक है, झीलों में स्त्रीकरण आपको समझने के लिए, ठीक है, आपको ये डायग्राम समझना होगा। ठीक है, जब झील, आप किसी भी झील को देखते हैं तो उस झील में देखिए तीन प्रमुख क्षेत्र पाए जाएंगे, उस झील में तीन प्रमुख क्षेत्र होंगे। एक लिटोरल जोन होगा, ठीक है, एक होगा बीच में लिम्नेटिक जोन, ये लिम्नेटिक जोन है, लिखा हुआ है, ये लिम्नेटिक जोन है, माफ करना, दैट इज लिम्नेटिक जोन, ये लिम्नेटिक जोन है। ये जो है ये लिटरल जोन है, लिटरल जोन है। और ये जो है आपका ये प्रोफंडल जोन है, प्रोफंडल जोन, लिटरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन। ठीक है, अब देखो, देखिए इनको आप लोग हिंदी और इंग्लिश में एक ही नाम से जानेंगे। लिम्नेटिक को लिम्नेटिक ही कह देते हैं आमतौर पर, इसका इंग्लिश टर्म जरूर देख लेना। लिम्नेटिक जोन का मतलब होता है एक ऐसा छिछला जलीय क्षेत्र, ठीक है ना, मतलब ये जो लिम्नेटिक जोन होता है ना, ये मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छा। ये लिम्नेटिक जोन इज अ एग्जांपल ऑफ इकोटोन, इकोटोन, लिम्नेटिक जोन इकोटोन का एग्जांपल है। अब आप समझ गए इकोटोन का मतलब क्या होता है? जब एक पारिस्थितिकी तंत्र दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में बदलता है, या दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र होता है वो इकोटोन होता है। तो ये लिटरल जोन ऐसा ही है, लेकिन ना तो ये पूरी तरह से स्थलीय है, ना ही पूरी तरह से जलीय है, ये स्थल और जल का सम्मिश्रण है, मतलब ये छिछला जलीय क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, इसलिए यहां पर जड़ युक्त वनस्पतियां पाई जाएंगी। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहां पर जड़ युक्त वनस्पतियां, देखो मैंने लिखा है ना ये जड़ युक्त, ये इसलिए यहां पर जड़ युक्त वनस्पतियां पाई जाएंगी। यहां पर जड़ युक्त वनस्पतियां पाई जाएंगी इस क्षेत्र विशेष में, जड़ युक्त वनस्पतियां। तो लिटरल जोन, ठीक है, ये एक छिछला जलीय क्षेत्र है, ना तो पूरी तरह से स्थलीय है और ना ही पूरी तरह से जलीय है जी, ना ही पूरी तरह से स्थलीय जलीय। तो यहां पर ये छिछले जलीय क्षेत्र में, ठीक है, लिटरल जोन है, ये इकोटोन है, समझ गया, स्थल और जल के मध्य का संक्रमण। दूसरा आपका आता है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन वो होता है जहां तक झील में सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच रहा है, यहां पे लिखा हुआ है लिम्नेटिक जोन, ठीक है जी, जहां पर सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच रहा है। तो यहां पर फोटोप्लैंक्टन पाए जाएंगे। फोटोप्लैंक्टन एक जलीय इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं। फोटोप्लैंक्टन एक जलीय इकोसिस्टम में क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। जैसे घास होती है ना स्थल पर, ऐसे ही फोटोप्लैंक्टन, इसको इंग्लिश में कहते हैं पादप प्लवक, सॉरी हिंदी में कहते हैं पादप प्लवक। तो यहां पर पादप प्लवक पाए जाएंगे, लिम्नेटिक जोन। और जो झील का सबसे निचला हिस्सा होता है, आप कह सकते हैं झील की तली, ये क्या है? झील की तली, ये झील की तली है, तल है ये झील का, ठीक है, मतलब बिल्कुल सरफेस, ये झील की तली या तल है। तो ये जो झील की तली या तल है, यहां पर प्रोफंडल जोन है, यहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता प्रोफंडल जोन में। तो मैंने लिखा हुआ है कि प्रोफंडल जोन झील का सबसे निम्न क्षेत्र है, यहां पर डिकम्पोजर्स मिलते हैं, यहां पर डिकम्पोजर्स मिलते हैं, क्लियर है, डिकम्पोजर्स मिलते हैं। तो ये हो गया झीलों में स्त्रीकरण। झीलों में स्त्रीकरण तीन चीजें देखी, लिटरल जोन छिछला जलीय क्षेत्र जलदली है, यहां पर जड़युक्त वनस्पतियां हैं। लिम्नेटिक जोन जहां तक सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंचता है, वहां पर फोटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स हैं। और प्रोफंडल जोन, प्रोफंडल जोन ये झील की तली है, प्रोफंडल जोन इस झील की तली है। ऐसे ही यहां पर हमने देखा वनों में स्त्रीकरण में, हमने देखा कि अगर आप उष्णकटिबंधीय वनों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देखेंगे तो वहां पे ग्रास है,
ठीक है, घास है, शुभ है, बड़े शुभ है, वृक्ष है और बड़े वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लिखा है सर्वाधिक स्तरीकरण वनों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे। अब हम आगे जब बात करेंगे तो अब हम अंतरजातीय संबंधों पर आएंगे। अब आप याद कीजिए कि वहां पर हमने पढ़ा था ना, ये एक ही जाति के जीवों के मध्य में दो प्रकार के संबंध सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक पढ़ लिया था। अब विभिन्न जाति के जीवों के बीच में संबंध अंतरजातीय संबंध इसको कहेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव धनात्मक और दूसरे नुकसानदायक। पॉजिटिव में क्या है कि एक को लाभ जरूर होगा, ये पॉजिटिव की विशेषता है कि एक को लाभ जरूर होगा, एक को लाभ होना ही होना है। ठीक है, लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होना, या तो दूसरे को भी लाभ होगा या फिर दूसरा ठीक है अनअफेक्टेड रहेगा, अप्रभावित रहेगा। ठीक है, दूसरे को कोई ठंड गर्म नहीं है लेकिन नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जो नुकसानदायक है, जो ऋणात्मक है, जिनको नेगेटिव इंटरेक्शंस बोलते हैं। नकारात्मक संबंधों में यह है कि नुकसान जरूर होगा एक को, नुकसान जरूर होगा एक को, यह बिल्कुल क्लियर है कि इसमें एक को नुकसान जरूर होगा। हो सकता है कि दूसरे को फायदा हो या ना हो, लेकिन एक को नुकसान जरूर होगा, ये ऋणात्मक होते हैं। नहीं अश्वनी, ऐसा कोई जोन नहीं होता बेटा। डिकम्पोजर्स क्या खाते हैं बेटा? जितनी भी मछलियां वगैरह के अवशेष होते हैं, जितने भी जलीय जीवों के अवशेष होते हैं, डिकम्पोजर्स उनको वहां पर जो है ना खाते हैं, जो बिल्कुल प्रोफंडल जोन में पाए जाते हैं। एक बार प्लीज सब लोग एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं कि यहां तक की कहानी क्लियर है। फिर हम अंतरजातीय संबंधों पर चलेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतरजातीय संबंधों पर आप स्टार बना लेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने वाला ये वो है आपका। अच्छा हमने सर, ठीक है ना, ओके ओके ओके, अगर ऐसा है तो यहां पर आप एक बार देख लो मुझे। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, चलो कोई बात नहीं। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, हालांकि मैंने बता दिया था आपको, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटरेक्शंस, ये जो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस है, जरा सब लोग इसको समझना जी। देखिए, इसको इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस को हम लोग बोलेंगे अंतराजातीय संबंध। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, अंतरजातीय संबंध, एक ही जीवों की, देखिए एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य में पाए जाने वाले संबंध अभी दो प्रकार के हैं। सहयोगात्मक, जल्दी से लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। सहयोगात्मक मींस कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, और दूसरे प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक मतलब कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव, दो प्रकार के हैं। देखिए, एक सहयोगात्मक है, दूसरे प्रतिस्पर्धात्मक है। अब हम यहां पर समझेंगे, ठीक है सब लोग बहुत अच्छे से। सहयोगात्मक में हमने देखा था कि वो आपस में एक दूसरे, पेरेंटल केयर, सहयोगात्मक संबंध है, पेरेंटल केयर। सहयोगात्मक संबंध है ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप फॉर्मेशन। अब ये जो ग्रुप फॉर्मेशन होता है, ये होता है ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग, और ग्रुप फॉर्मेशन होता है मैटिंग के लिए, मैटिंग के लिए। इसमें कई प्रकार के संबंध बनते हैं, एक नर कई सारी मादाओं के संबंध, कई सारी मादा, सॉरी एक मादा कई सारे नरों के संबंध, तो वो अलग है। ठीक है, ग्रुप। इसमें एग्रीगेशन होता है, समूहन, एग्रीगेशन, किसी विशेष कार्य को करने के लिए समूह बनाते हैं, दो प्रकार का होता है समूहन। हमने पढ़ा था स्थाई और अस्थाई, याद है ना आपको, स्थाई और अस्थाई। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, रिवीजन नहीं करोगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला मेरे भाई, रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, कान खोलकर सुन लो।
आपकी क्लासेस चाहे कितनी भी चल रही सही, आपको फिर भी टाइम निकाल के रिवीजन करना पड़ेगा। इसमें एग्रीगेशन हो गया, समूहन हो गया, पेरेंटल केयर हो गया, ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है, ठीक है ना, सहयोगात्मक संबंध में पेरेंटल केयर, हाँ इसमें मैसेज मतलब संदेश, संचार, कम्युनिकेशन आता है, संचार, संचार कम्युनिकेशन भी इसी में आता है। कम्युनिकेशन जिसमें हमने मधुमक्खी का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। कई सारे जीव फेरोमोन स्रावित करके संदेश देते हैं, कई सारे जीव मेंढक टर्रा कर संदेश देता है। मेंढक जो टर्राता है ना, तुम ये मत समझना कि मेंढक किसी, ठीक है ना, मतलब किसी डेंजर सिचुएशन में नहीं। मेंढक का टर्राना होता है कि मेंढक अपने, ठीक है, लैंगिक साथी को आकर्षित करने के लिए टर्राता है। जो मेंढक जितना ज्यादा टर्राएगा, जितना तेज चिल्लाएगा, ठीक है ना, लैंगिक साथी उसके पास जाएगा, ठीक है, ये करने के लिए कि भाई इसमें मतलब ऑब्वियस सी बात है ना। तो वो मैं आपको आगे क्या उसका बताना आप समझ गए होंगे। तो वो इसलिए होता है। मोर का नाचना भी, ठीक है, मोर का नाचना इनविटेशन देता है मैटिंग के लिए, कि कोई भी मोर नाच रहा है तो वो ये बता रहा है कि भाई मैं इस कंडीशन में हूं कि आओ और मैटिंग करो। क्लियर है। तो ये हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि देखो, ठीक है ना, गाना भी बन गया है। कैसे है वो, कौन सी मूवी का है, हाय बमरा में नाचे मोर चल छैया छैया तैया थैया, पता नहीं किस तरह का। तो वो एक्चुअली वो तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं नाच रहा, वो इसलिए नहीं नाच रहा कि तुम लोग इंटरटेन हो, वो इसलिए नाच रहा है कि वो अपने लैंगिक साथी को ढूंढ रहा है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। अब प्रतिस्पर्धात्मक संबंध, प्रतिस्पर्धात्मक संबंध दो चीजों के लिए होते हैं, एक फूड के लिए होता है आमतौर पर, और दूसरा, ठीक है ना, लैंगिक साथी के लिए होता है। दूसरा किसके लिए होता है, लैंगिक साथी के लिए होता है। तो मैटिंग पार्टनर के लिए होता है, मैटिंग पार्टनर के लिए नहीं बेटा, एक दो लोगों के लिए नहीं मैं रिपीट करके पढ़ा रहा, ये कोई रिपीटेशन नहीं है, नया विषय है, ठीक है। इसमें आप जितना डिटेल से पढ़ सकते हो उतना डिटेल से आप पढ़ लो, ज्यादा आप अपना दिमाग मत लगाओ। तो फूड के लिए जैसे छिपकली में होता है, आपने देखा होगा बरसात में जब छिपकलियां आ जाती हैं, है ना, लाइट के आसपास, तब देखो, ठीक है, क्या दोनों में घमासान मचता है, दो छिपकलियां तीन छिपकलियां, ठीक है। चिड़ियों में होता है, चिड़ियों में भी होता है। चिड़ियों में एक्चुअली नेस्ट बिल्डिंग के लिए होता है, घोंसले के निर्माण के लिए होता है, ठीक है। लैंगिक साथी के लिए होता है, मैटिंग पार्टनर के लिए आपने देखा होगा आपकी गली मोहल्ले में, ठीक है, जो कुत्तों के बीच में लड़ाई होती है वो एक्चुअली कुतिया के लिए होती है, मतलब वो उनके, ठीक है ना, मैटिंग पार्टनर के लिए होती है। वहां पे दिखाता है, एक प्रभावशाली कुत्ता दिखाता है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं, इस गली का गुंडा मैं हूं। सर क्या लिम्नेटिक जोन में प्रोफंडल, क्या लिम्नेटिक जोन में फोटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, लिम्नेटिक जोन में ही फोटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं गुरुजी, लिम्नेटिक जोन, जी, ठीक है। यहां पर देखो आप, ये लिटोरल जोन है, ठीक है। ये जो फोटोप्लैंक्टन है लिम्नेटिक जोन में ही पाए जाते हैं, भाई मैंने कितनी बार बताया आपको। भगवान कहाँ भेज दिया मुझे। आइए, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे, तो ये तो था, ये क्या था, अंतरजातीय संबंध, इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मीन्स, मैं फिर भी एक बार लिख देता हूं, इंट्रा है, मैं फिर भी एक बार लिख देता हूं आप जैसे बुद्धिजीवियों के लिए, कि ये एक ही जाति के जीवों के मध्य का संबंध है, एक ही जाति के जीवों के मध्य संबंध है, संबंध है, ठीक है जी, इंट्रा स्पेसिफिक। अब हम यहां पर आ गए, देखिए इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस मींस विभिन्न जाति के प्रजातियों के जीवों के बीच में संबंध, विभिन्न प्रजातियों के जीवों के मध्य संबंध, विभिन्न प्रजातियों के जीवों के मध्य संबंध, विभिन्न प्रजाति के जीवों के मध्य संबंध,
ठीक है, तो विभिन्न प्रजाति के जीवों के मध्य संबंध, इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए अंतरजातीय संबंध कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। ठीक है बाबू, अभी दो प्रकार के हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में एक को लाभ होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन दूसरे को, ठीक है, लाभ भी हो सकता है या कोई लाभ नहीं भी हो सकता है, हानि नहीं होगी। इसमें भाई साहब एक को हानि होगी ही होगी, ठीक है, इसमें एक का नुकसान होगा ही होगा। हो सकता है दूसरे को फायदा हो या दूसरा नॉन इफेक्टेड, अप्रभावित रहे। ठीक है, क्लियर है जी। आइए मोहित जी, ठीक, अब हम यहां पर देखेंगे। अब इसमें सबसे पहला होता है सहोपकारिता। देखिए पहला संबंध होता है पॉजिटिव में सहोपकारिता। देखिए अब ये जो सहोपकारिता होता है, देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशंस है, हमेशा ध्यान रखना, सहोपकारिता इज पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशंस। सहोपकारिता, सहोपकारिता में क्या होता है, दो विभिन्न प्रजाति के जीव एक दूसरे पर पूरी तरह से आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर पूरी तरह से आश्रित होते हैं। दो विभिन्न प्रजाति के जीव एक दूसरे पर पूरी तरह से आश्रित हैं और ये अविकल्पी संबंध है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर दोनों को अलग अलग कर दिया तो ये संबंध मर जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, अविकल्पी संबंध है, अविकल्पी संबंध, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। इसको आप सहोपकारिता कहते हैं। जैसे कि लाइकेन, देखिए क्या है भैया, लाइकेन। लाइकेन क्या है, लाइकेन फंजाई और एल्गी के मध्य का संबंध है। फंजाई स्टेबिलिटी देता है, ठीक है ना, लाइकेन, लाइकेन में फंजाई का काम क्या है, स्टेबिलिटी देना। लाइकेन में जो फंजाई का काम है वो है स्टेबिलिटी देना, ठीक है, स्टेबिलिटी देगा फंजाई। और एल्गी जो जो काम है, एल्गी एक्चुअली फंगाई को क्या देगा, फूड देगा, और फंगाई क्या देगा, एल्गी को स्टेबिलिटी देगा। और इस तरह से दोनों के मिलने से एक विकल्पी संबंध बनता है जिसको हम लाइकेन कहते हैं। जी, पानी फैल गया तुम्हारी वजह से, तुम लोग, अरे सिटी मेरे इस क्लास में। जी ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं, ठीक है, दिखा देता हूं। ये है फंगाई, ठीक है, दूसरे पेन से, रेड पेन से लिख देता हूं इसको। यहां पर मैंने बताया लाइकेन, लाइकेन में क्या है, यहां पे है फंगाई और ये है आपका एल्गी, एल्गी, ठीक है। फंगाई का काम है एल्गी को स्टेबिलिटी देना, स्टेबिलिटी देना। वहीं एल्गी का काम है फंगाई को फूड देना, फूड देना, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है सर। जब ये आपस में एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं तब जाके क्या बन रहा है, लाइकेन बन रहा है। ठीक है, ये सहोपकारिता है। ठीक है, अब ये जो ऋणात्मक संबंध है इसमें है शोषण। शोषण में देखो एक का तो फायदा होता है, एक का नुकसान होता है बेचारे का। ठीक है, शोषण जो होता है, शोषण में हमेशा से है कि एक जाति का जीव दूसरी जाति के जीवों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शोषण करेगा, तो एक का तो फायदा होगा, दूसरे का नुकसान होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशंस है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शंस है। ठीक है, शोषण, शोषण, जी, आई बात समझ में। अब शोषण में क्या होगा, देखिए शोषण का आप एग्जाम्पल पूछेंगे तो शोषण का एग्जाम्पल आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चे, अमरवेल शोषण का एग्जाम्पल है। अमरवेल खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करती, किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, आपने देखा होगा। और जब किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है तो उसके सारे पोषक पदार्थों को वो खींच लेती है, सारे पोषक पदार्थों को खींच लेती है, उस पेड़ को धीरे धीरे खत्म कर देगी। ठीक है, ऐसे ही जुआ जो होते हैं, जुआ, जुआ, ठीक है, आपके खून को चूसते हैं, तो उनका फायदा हो रहा है, आपको तो नुकसान हो रहा है जुए से। आपको क्या फायदा है जुए से, ठीक है पंकज, ओके क्लियर है। तो जैसे इसमें अमरवेल हो गया, ठीक है, जुआ हो गया, तो ये सब इसी के एग्जाम्पल है आपके, ठीक है, शोषण। इसके बाद ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला है, जंतु व जंतु के मध्य, ठीक है ना। अब ये जो है ना, जो पॉजिटिव है,
मतलब आपका सहोपकारिता, माफ करना, ये जो आपका सहोपकारिता है, अब यहां पर सहोपकारिता के अन्य एग्जाम्पल भी दिए हैं, सहोपकारिता के अन्य एग्जाम्पल भी दिए हैं। इसको हम म्यूचुअलिज्म कहेंगे इंग्लिश में, म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता। अब सहोपकारिता के अन्य एग्जाम्पल भी हैं, सहोपकारिता के कौन कौन से मैंने लिखा भी है सहोपकारिता के, जैसे ये जंतु व जंतु के बीच में भी होता है, जंतु व जंतु मतलब दीमक व ट्राइकोनिम्फा के बीच, मैंने बताया था दीमक और ट्राइकोनिम्फा के बीच में होता है। ये जंतु व पादपों के बीच में भी होता है, जैसे पुष्पी पादप और कीटों के बीच में, ठीक है ना, वही स्त्री केसर और पुंकेसर का आदान प्रदान करते हैं। ये पादप और बैक्टीरिया के बीच में होता है, तो मटर कुलीय पादप और राइवोजियम, ठीक है, जो सॉरी राइजोवियम जो, ठीक है, बैक्टीरिया है, शैवाल है, उसके बीच में भी होता है। ये पादप और कवक के बीच में भी होता है, ठीक है, ये पादप और कवक के बीच में भी होता है, माफ करना, ये पादप और कवक के बीच में भी होता है, जैसे कि लाइकेन पादप और कवक के बीच में भी होता है। तो ये वाला जो सहोपकारिता है, ये पादप और कवक के बीच में भी है जैसे लाइकेन, ये जंतु व जंतु के बीच में भी है, दीमक व ट्राइकोनिम्फा, दोनों ही एनिमल है, तो जंतु व जंतु के बीच में भी है दीमक व ट्राइकोनिम्फा। ये पादप व जंतु के बीच में भी है, पुष्पी पादप व कीट के बीच में, ये पादप व बैक्टीरिया के बीच में भी है, मटरकुली पादप व राइजोवियम, ठीक है, बैक्टीरिया है, या राइजोवियम बैक्टीरिया होगा, नॉट शैवाल, राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया, ये शैवाल नहीं है मेरे भाई, बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में होगा, ठीक है। चलिए अब होता है सहभोजिता। सहभोजिता में क्या होता है, ठीक है, एक को फायदा दूसरे को, ठीक है, कोई नुकसान नहीं, ना दूसरे को कोई फायदा है, लेकिन एक को फायदा है दूसरा अप्रभावित है, दूसरा अप्रभावित है, एक को फायदा दूसरा प्रभावित है, ये सहभोजिता होता है, एक को फायदा है दूसरे को। अब हम बात करेंगे एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म ये नेगेटिव और जीरो है, मतलब एक को नुकसान है, ये नेगेटिव में आ जाएंगे, देखो ध्यान रखना, ये पॉजिटिव में है दोनों, सहोपकारिता पॉजिटिव में है, सहोपकारिता पॉजिटिव में है, सहभोजिता पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ठीक है। शोषण जो है ये नेगेटिव में है, एक शोषण नेगेटिव में है कि एक का फायदा एक का नुकसान, और दूसरा अमेंसलिज्म ये भी नेगेटिव में है। अमेंसलिज्म इसलिए नेगेटिव में है कि एक का नुकसान है दूसरा अप्रभावित है, ठीक है। अब जैसे रिश्तेदार आपके घर पे आया कोई, आपके पापा से पूछने लगा कि भाई क्या कर रहा है आपका लड़का या लड़की, पापा ने बड़े गर्व से बोला कि भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, आरडब्ल्यूए से कर रहा है, इस बार लेखपाल बन जाएगा, बहुत मेहनत कर रहा है। मेहनत भाई साहब ऐसे ऐसे सुनने में आई कि तुम्हारे लड़का जो है वो बाइक पे मटर गश्ती करता रहता है, ठीक है, छिनरईबाजी कहते हैं माफ करना, लेकिन मतलब ऐसे उन्होंने बोल दिया, ठीक है, बाइक पे मटर गश्ती करता रहता है यार दोस्तों के साथ। अभी वो फलानी साहब बता रहे हैं कि तुम्हारा लड़का तो सिगरेट भी पी रहा था वहां पे मार्केट में चाय की दुकान पे खड़ा होके, और तो और छोड़ो, एक लड़की के साथ भी, ठीक है, देखा है कई बार, ठीक है, ऐसे करके बोल दी चार पांच बातें। अब उस रिश्तेदार को बताओ उससे कोई फायदा है, अब बताओ कोई फायदा है उस रिश्तेदार को, किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, लेकिन वो तुम्हारा नुकसान करके जरूर चला जाएगा। तुम्हारे पापा अगले दिन तुम्हें घर पे बैठा लेंगे कि जितना भी पढ़ना है घर पे बैठ के पढ़, कोई लाइब्रेरी फाइब्रेरी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब घर पे पढ़ोगे तो घर पे भी बर्तन की भी आ जाएगी, घर पे अगर कोई काम है तो वो भी आपको करना पड़ेगा, कहीं जाना है तो वहां पे भी आपको जाना पड़ेगा, अगर घर वाले भेजें तो वहां पर आपको जाना पाना पड़ेगा, तो वो सारे काम आपको करने ही पड़ेंगे जी, वो सारे काम आपको करने ही पड़ेंगे। तो इससे आपका तो नुकसान हो गया, उसका कोई ना नुकसान हुआ ना उसका कोई फायदा हुआ। फिर भी ऐसे लोग जो आग लगाने वाले होते हैं, आग लगाने वाले वो ऐसे ही होते हैं, तो वो अमेंसलिज्म होता है, उस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, अमेंसलिज्म। चलिए ये हमने देख लिया था इकोसिस्टम, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बहुत अच्छे से देख चुके थे, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, प्लस हमने कल कितने क्वेश्चंस देख लिए थे, 5 क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। टेलीग्राम पर एक डाउट था एक बच्चे का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और वो उस डाउट में कह रहा था कि देखो अगर एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम से बड़ा, ठीक है, बायोम है, या बायोम से बड़ा आपका बायोस्फीयर है, पदार्थ और ऊर्जा, ठीक है, हमेशा उनका इनपुट और आउटपुट होता रहेगा। कान खोल के सुन ले जो भी बच्चा था कल, ठीक है, वो टेलीग्राम ग्रुप में डाउट था, मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं कल बहुत बिजी था इस वजह से। तो पदार्थ और ऊर्जा का, ठीक है, लगातार इनपुट आउटपुट होता रहेगा, ठीक है, कभी भी ना इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का बड़ा स्तर बायोम, या बायोम का बड़ा स्तर बायोस्फीयर, ये कभी भी क्लोज नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, किसी भी पदार्थ
को लेकर। जी ठीक है, आइए। पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र, अब आप इसको समझना। देखो मैं आपको ये बात समझाता हूं, सब लोग यहां पर प्लीज फोकस करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास है, अभी हमारे पास, ठीक है, आज थोड़ा सा 5 मिनट फालतू पढ़ लोगे प्लीज। ठीक है, 5 मिनट फालतू। आइए, तो देखो एक ये हो गया जैसे लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, समझना बच्चे, लिथोस्फीयर। ये मान के चलिए ये हो गया आपका, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल। मान के चलिए ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे आपका वायुमंडल। ठीक है, समझना, ये वायुमंडल हो गया। तो ये हो गया आपका स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। ये हो गया आपका जलमंडल मेरे प्यारे बच्चे, और ये हो गया वायुमंडल, वायुमंडल। इन तीनों की सम्मिलित संरचना को, ठीक है समझना, इन तीनों की सम्मिलित संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं, वायुस्फीयर कहते हैं, वायुस्फीयर कहते हैं। तो बताओ जलमंडल, जीवोम, स्थल मंडल से इन सबसे बड़ा क्या होगा? जैव मंडल होगा, वायुस्फीयर होगा, इन सबसे बड़ा वायुस्फीयर होगा। ठीक है, बायोस्फीयर एक्चुअली बायोम से भी बड़ा होता है। अब भी बायोम बोल रहे हैं देवेंद्र, अब भी बायोम बोल रहे हैं उपेंद्र, अब भी बायोम। भाई क्या भांग फांग खा के आ जाते हो तुम सुबह सुबह क्लास में? भाई ये बताओ, ठीक है, ऐसा कौन सा नशा कर लेते हो मेरे भाई कि तुम्हें खुद पता नहीं होता? भाई मुझे भी बताओ यार, ठीक है, मैं भी देखूं, ठीक है, इस नशे का आनंद कैसा है। जी ओके, क्लियर है। और सब लोग क्लास में आया करो, सारे बच्चे क्लास में आया करो, है ना। आगे हम चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इकोसिस्टम शब्द का सबसे उत्कृष्ट वर्णन है? हो सकता है कि इकोसिस्टम शब्द के ये सभी सही वर्णन हो, ठीक है, हो सकता है कि इकोसिस्टम शब्द के ये सही वर्णन हो सारे के सारे, लेकिन फिर भी पूछा है कि कौन सा एक सबसे उपयुक्त वर्णन है इकोसिस्टम का। नहीं सर, बी, बिग इकोसिस्टम इक्वल्स टू बायोम। जी प्रिया बेटा, तुम भी कराई दिखो कोई सस्ता नशा सुबह सुबह है। अच्छा आज कंप्यूटर की क्लास नहीं है, हाँ आज एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। आइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इकोसिस्टम शब्द का सबसे उत्कृष्ट वर्णन है? इधर ध्यान देंगे। एक दूसरे से अन्योन क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, एक दूसरे से अन्योन क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। पहले चारों ऑप्शन हमें पढ़ने होंगे क्योंकि कोई एक है। ये यूपीएससी का प्रश्न है, आईएएस का, और लेटेस्ट प्रश्न है शायद 2020 या 21 का है। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, पृथ्वी का एक ऐसा हिस्सा जो केवल सजीव जीवों के द्वारा, जीव ऑर्गेनिज्म का समुदाय, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, वो प्लेस, देखिए, जिसमें पर्यावरण मतलब अजैविक घटक और प्लस जैविक घटक दोनों हो। किसी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति जात और प्राणी जात नहीं। ठीक है, केवल ऐसा ही नहीं कि फोना एंड फ्लोरा, ठीक है, केवल फोना एंड फ्लोरा ही नहीं, ठीक है, फोना एंड फ्लोरा ही नहीं, ठीक है, बल्कि, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, कि क्या होगा? ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा समुदाय, ऑर्गेनिज्म मतलब विभिन्न प्रजाति के जीव, और प्लस पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण में अजैविक घटक भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जिसमें वो रहते हैं तो प्लेस होता है इकोसिस्टम, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, ठीक है, अधोलिखित में से कौन से जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जैविक संगठन का, जो मैंने शुरुआत की 1-2 क्लास में जो चार्ट बनाया था ना, और तुम लोग चिल्ला पड़े थे ये क्या कर रहे हो, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या कर दिया, ये वही प्रश्न पूछा है, या यूपीएससी में पूछा है ये, या फिर ये पीसीएस में पूछा है? बात समझ में आ रही है? प्रीवियस ईयर उठा के देखो तब पता चलेगा। अब यहां पर पूछेंगे कि, देखेंगे कि कौन से जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। देखिए, जैविक संगठन तक का सही क्रम, तो यहां पर आप देखेंगे जनसंख्या, जनसंख्या के बाद फिर समुदाय होगा, समुदाय, समुदाय के बाद फिर इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद फिर लैंडस्केप। लैंडस्केप मींस, ठीक है, ये एक बायोम है,
लैंडस्केप एक बायोम है, ठीक है। तो जनसंख्या के बाद फिर समुदाय, समुदाय के बाद ठीक है पारिस्थितिकी तंत्र, और पारिस्थितिकी तंत्र के बाद बायोम। यहां पर बायोम सबसे पहले है, गलत हो जाएगा। यहां पर जनसंख्या के बाद इकोसिस्टम, फिर समुदाय नहीं, ठीक है, समुदाय छोटा होता है इकोसिस्टम से। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर यहां पर, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। सही क्रम पूछ रहा है आपसे। जी, रिंकू यादव कह रहे हैं सर फ्लोरा और फोना के बारे में बता दीजिए। अभी भी आपको एक दूसरे कमेंट दिखाई दे रहे हैं, फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। फ्लोरा मींस होता है बच्चे, ठीक है, जितनी भी फ्लोरा एंड फोना, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो जनसंख्या के बाद समुदाय के बाद पारिस्थितिक तंत्र, उसके बाद भूदृश्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? अगर इसका तुमने गलत जवाब दिया, मैं कसम से खा बता रहा हूं, ठीक है ना, मैं वहीं पर जहां पर तुम हो तुम्हारे थप्पड़ ही थप्पड़ बजाऊंगा। अगर इसका भी तुमने गलत जवाब दिया, आज बार बार मैंने समझाया इस बात को, यूपीएससी का प्रश्न है ये। बताओ जल्दी से सब लोग एक बार जवाब दो। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? द एग्जैक्ट प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड। यस भाई, चलो ये होता है डर, ठीक है, डर, ठीक है, हैबिटेट कहते हैं। वेरी गुड। नीके क्या है? नीके क्या है आप बताएंगे? वह प्राकृतिक, अब यहां पर कोई नेचुरल वर्ड तो आया नहीं। वह प्राकृतिक छोटे से छोटा स्थान, वह प्राकृतिक छोटे से छोटा स्थान, छोटा स्थान जहां किसी जीव के, जहां किसी जीव की, ठीक है ना, जीवन की, जीवन के सभी उपलब्ध संसाधन हो, या सभी संसाधन उपलब्ध हो, सभी संसाधन उपलब्ध हो, उपलब्ध हो। तो वह भाई छोटे से छोटा स्थान जहां किसी भी जीव के जीवन यापन हेतु, ठीक है, सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हो। ठीक है, वह छोटे से छोटा स्थान जहां किसी भी जीव के जीवन यापन की, ठीक है, सभी छोटे से छोटे, ठीक है, सभी छोटे से छोटा स्थान जहां पर उस जीव के जीवन यापन के सभी उपलब्ध संसाधन उपलब्ध हो, उसको हम नीके कहेंगे। बस यहां पर यह पूछा है कि जहां पर वो रहता है वो हैबिटेट है, जहां पर वो रहता है हैबिटेट है। ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? कौन सा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? कौन सा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? तालाब, खेत, वन, या कोई भी नहीं? तो आप कहेंगे खेत। मैंने बताया था फसल और बगीचा, ठीक है, फसल और बगीचा ये कैसे होते हैं? ये कृत्रिम इकोसिस्टम होते हैं। जी क्लियर है? तो खेत होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसली ने किया था। जी हाँ। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जी हाँ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। गलत। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। नहीं, गलत। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को, ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में डिकम्पोज करते हैं। बस। तो उपयुक्त में से एक और दो सही है, एक और दो। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, केवल एक और दो। अगले प्रश्न पर चलेंगे। इकोसिस्टम के संबंध में से क्या सत्य है?
ठीक है, ऐसे ही हर एक टॉपिक के बाद उसके क्वेश्चंस। समझ में आ गया? आप लोग कह रहे थे कि सर दिखाओ दिखाओ, मैंने क्या बोला भाई, पेशेंस रखो। मैंने क्या बोला कि टॉपिक कंप्लीट हो जाने तो मैं दिखाऊंगा। टॉपिक कंप्लीट हुआ आज, इकोलॉजी इकोसिस्टम। ठीक है, आपने एक यूनिट कंप्लीट कर ली। ठीक है, मतलब एक यूनिट का आपने वो वाला हिस्सा, ठीक है, जो सरल हिस्सा है उसको आपने कंप्लीट कर लिया। तालाब होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तालाब है? कभी दक्षिण भारत गए हो? क्षैतिज संचलन जानते हो? क्षैतिज संचलन क्या होता है? लंबवत संचलन क्या होता है? देखिए, जब कभी भी लंबवत संचलन होता है और लंबवत संचलन के परिणाम स्वरूप जो स्थलीय भौमिकीय संरचना बनती है, ठीक है, उस स्थलीय भौमिकीय संरचना में कई प्रकार के प्राकृतिक रूप से खड्डे या गड्ढे बन जाते हैं। प्राकृतिक रूप से उनमें वर्षा इत्यादि का जल बनने से तालाब बनते हैं। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में सारे तालाब जो है वो प्राकृतिक है मोस्टली। जी। इकोसिस्टम के संबंध में से निम्नलिखित में से क्या सत्य है? भाई साहब, तुम लोग ऑफलाइन होते, ठीक है, मैं तुम में से कई लोगों के एड्रेस निकलवाऊंगा, पर्सनली जाके मिलूंगा उनसे। जी। सर ये इजी था तो टफ क्या होगा जो आगे आएगा? जी। ठीक है, खेत और फसल, मतलब फसल हो गया, बगीचा हो गया, मैंने कृत्रिम में यही लिखाया है। सरोवर तालाब ये प्राकृतिक भी होते हैं। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? आइए। अरे दीपक ठीक है मेरे भाई, एक ही कमेंट को बार बार किया जा रहा है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ये आपसे पूछा है कि इकोसिस्टम के बारे में क्या सत्य है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, नहीं भाई पूरी तरह से आश्रित है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पूरी तरह से आश्रित है। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो, ठीक है, पूरी तरह से प्रोड्यूसर्स पर आश्रित होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। केवल मेरे प्यारे बच्चे ऐसा वृक्ष में है, केवल वृक्ष में है, केवल वृक्ष में ओनली। ठीक है, बाकी के में नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वृक्ष इसका अपवाद है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ये सही है कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। वृक्ष को छोड़कर सभी इकोसिस्टम इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, ये ध्यान रखना। संख्या का पिरामिड, पिरामिड, ठीक है। यहां पर T1 मतलब उत्पादक हो गए, यहां पर T2 मतलब उपभोक्ता हो गए, ठीक है, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चे आपके T3 शीर्ष उपभोक्ता हो गए। संख्या का पिरामिड सभी में आपका सीधा बनेगा। अगला प्रश्न है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं देखता हूं कि आप में से कितने लोग अभी क्लास में हैं, ठीक है, उसी आधार पर मैं निर्धारित करूंगा कि आपको बात बताऊं कि नहीं बताऊं। अरे भाई कहाँ गया? अरे भाई वाह, ठीक है, बच्चों की संख्या बढ़ गई। चलो मैं एक बात बताता हूं आपको, अब बहुत अच्छे समझना। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट और ग्रामीण परिवेश और एक डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सबसे टफ विषय हैं फिलहाल आपके इस सिलेबस में मुझे मिले हैं। ठीक है, तो मेरा काम था इन्हें पढ़ाना, मेरा काम था इन्हें पढ़ाना बच्चे, ये ध्यान रखना। जब ये विषय खत्म होंगे समय लगेगा क्योंकि आपका लेवल वास्तव में बहुत कमजोर है। ठीक है, ये वास्तविकता है और अगर आप वास्तविकता को स्वीकार कर लेंगे जितना जल्दी उतना अच्छा होगा। आपने कभी नहीं पढ़ा, वास्तव में लेवल कमजोर है, स्वाभाविक सी बात है, कभी हमारा भी था जब हमने पहली बार इन विषयों को पढ़ा। हम थोड़ी नहीं है ऐसा कि ठीक हम सीख के ही पैदा हुए हैं, हम भी पढ़े हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी मेरी साथ। लेकिन ये मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि जिस दिन ये सब्जेक्ट खत्म होगा, जिस दिन आप लास्ट क्लास में ये बोलेंगे कि सर अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। मैंने जिस भी विषय को पढ़ा है, अगर आप यूपीएसआई में मुझसे कभी पॉलिटी पढ़े हों, प्रज्ञान विनायक 2.0 विनायक 1 में, तो वहां पर भी यही था कि शुरुआत की 4-5 क्लासेस में बच्चों को नहीं आया समझ में, क्योंकि मैं शुरुआत की 4-5 क्लासेस में नहीं देता मेरे प्यारे बच्चे लॉलीपॉप या सरल टॉपिक। मैं बिल्कुल वैसे ही चलाता हूं, मुझे पता है कि डेमो क्लासेस में हो सकता है कि विरोध हो, लेकिन जो सही स्टूडेंट है वास्तव में, जो थोड़ा बहुत
ठीक है, जिनका है लेवल, तो वो उस बात को समझ जाएंगे और आगे आने वाले सभी स्टूडेंट भी इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो जब लास्ट क्लास होगी ना इसकी, ठीक है, तब क्या होगा ये विषय, इससे इंटरेस्टिंग और भी विषय है। देखिए ये कठिन विषय है लेकिन फिर भी आपको मजा आने लग गया होगा इस विषय में, जबकि आप में से अधिकांश से लोगों की, ठीक है, बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं होगी। ये बायोलॉजी का एक पार्ट है, बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको आनंद आ रहा होगा इस विषय में। ठीक है, आप जीने लग जाएंगे, कुछ दिन आप दीजिए, ठीक है, ये 3 विषय जो सबसे कठिन विषय हैं आपके सबसे अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, और कंप्लीट पढ़ाएंगे, कंप्लीट पढ़ाएंगे। एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न दे, हमें कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। लेखपाल बन रहे हैं तो हमारी नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि कल को जब हम लेखपाल बन जाए, ठीक है, तो हम किसी भी स्थान विशेष के इकोलॉजी के बारे में जब बातचीत करें, चर्चा करें, गांव वगैरह में जाएं, तो वहां पर हम 4 लोगों को बताएं कि भाई ऐसा होता है, इस तरह से होना चाहिए। जी, है ना जी भैया? ओके। नहीं, ये एग्रीकल्चर का नहीं बेटा, ये बायोलॉजी का पार्ट होता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी। ठीक है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। ठीक है, आपको तैयार रहना पड़ेगा उस चुनौती के लिए कि जिससे कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊं, कुछ नया पढ़ा पाऊं। बात समझ में आ रही है ना? तो वहां पर आपको जो है ना समर्थन मोड में आना चाहिए। ठीक है, तभी तो मेरे प्यारे बच्चे जो मेरे भीतर है मैं आपको वो डिलीवर कर पाऊंगा। ठीक है, मैं सब कुछ करवाऊंगा, हर एक टॉपिक के बाद उसके एमसीक्यू वगैरह। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप अभी बहुत छोटे हैं। आप इस बात को स्वीकार कीजिए, बहुत छोटे हैं अभी आप। ठीक है, और हम यहाँ पर देखो, आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पर ऐसी खामखा की सैलरी ले रहे हैं? आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पर पढ़ाने ही आए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वैसा, ये सब मत किया करो आप। ठीक है, हमारा काम ही है पढ़ाना, आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए आए हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो बस आप आराम से, जी, यहां पर देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये बात गलत है। ठीक है, अभिकथन गलत हो जाएगा। बताओ, क्या इकोसिस्टम के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है? अरे मैंने बोला कि आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित और अभिक्रियाशील है। आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है और आपस में एक दूसरे से अभिक्रियाशील है। आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है और आपस में एक दूसरे से अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये बात सही है कि मानव क्रियाओं से वातावरण और वातावरण से मानव। ठीक है, तो इसमें ए गलत लेकिन आर सत्य होगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? अब आप बताएंगे तो ठीक वैसा ही। ठीक है, धान का खेत, धान का खेत। ठीक है, खेत हो गया। खेत क्या है? फसल है, मैंने आपको बताया था, फसल और बगीचा, फसल और बगीचा। फसल और बगीचा, क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फसल और बगीचा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पृथ्वी के 71% भाग पर है। ठीक है ना? अगर आप देखेंगे संपूर्ण पृथ्वी को, अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर ओशियन है। 71% भाग पर महासागर और सागर का विस्तार है, ओशियन है। ठीक है, 29% भाग पर क्या है? लैंडस्केप है, स्थल है, स्थलीय भाग, जिसको आप महाद्वीपीय भाग कहेंगे, कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल है 29% पर, तो ऑब्वियस सी बात है समुद्र है, और सबसे बड़ा इकोसिस्टम समुद्र है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम। अगला प्रश्न है, कौन सा एक विश्व का विशालतम, ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, तो कौन सा विश्व का विशालतम? ओशियन, समुद्र विश्व का विशालतम इकोसिस्टम है। अगला है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? स्थिर मैरीन,
ठीक है, या फिर ओशनिक। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है, विशाल है और सबसे स्थिर है, विशाल है और सबसे स्थिर है। विशाल है और सबसे स्थिर है, ठीक है। बस ये क्वेश्चंस थे, तो आपके ये क्वेश्चन समाप्त हुए आज। ठीक है, आज आप विदा दीजिएगा और फिर मिलेंगे आपसे। ठीक है, चलो, ठीक है भैया, चलो, ठीक है। थैंक यू आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत कि आपने ये सेशन लिया। जो मैंने बताया इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, जो भी चीज समझ में ना आए उसको एक बार आप रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए। ठीक है, अब आपको बहुत हद तक समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, या आने लग गया होगा। इनफैक्ट अब आपको मजा भी आने लग गया होगा एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी में, है ना। जी, पीडीएफ आज लास्ट थी, आज लास्ट थी पीडीएफ। हाँ, कल भी लास्ट है, मतलब कल एक और लेक्चर होगा। ठीक है, वो होगा मिसलेनियस का। मिसलेनियस का मतलब है कि सीधे सीधे कुछ फैक्ट लिखाऊंगा मैं आपको, सीधी सीधे कुछ फैक्ट लिखाऊंगा। ठीक है, कल। ठीक है, तो कल एक लेक्चर और उसके बाद, कल के बाद, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट अगली यूनिट पर आएंगे। फिर मैं आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा कि क्या क्या हमने पढ़ लिया, जिससे कि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आए, अरे ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने खत्म कर लिया। ठीक है, ये वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी, थैंक यू जी। इसलिए एक बार जितने भी लेक्चर हैं, ठीक है, उनको एक बार रिवाइज कर लो, उनकी पीडीएफ से अच्छे से रिवाइज कर लो एक बार। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जहां पे जो भी समझ में नहीं आ रहा है वहां पर एक बार उसे देख लो आप, है ना। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।